हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम वर्क को स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। आज हम एक और अच्छा टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम वर्क के बारे में बता रहे थे, तो आज हम उसकी यूनिट और डायमेंशन चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वर्क हम निकल किया था, क्या था, एफ डॉट एस, ये था ना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं वर्क की, तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2, ठीक है। पिछले यूनिट में हम कर चुके हैं ये। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, l1, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी m1 l2 t-, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है, यूनिट। देखिए एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो फोर्स की होती है न्यूटन, और इसकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, ठीक है। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट है और मीटर एक यूनिट है, ठीक है। तो एक नई यूनिट का नाम पड़ गया, उस यूनिट का नाम है जूल, ठीक है। अगर मैं सीजीएस की बात करूं, तो देखो न्यूटन तो हो जाएगा डायन में कन्वर्ट, और मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो एक डी छोटा आएगा, ठीक है। डायन सेंटीमीटर, इसको मैं क्या लिखता हूं, आर्क, ओके। ध्यान रह जाएंगी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। रिलेशन अगर पूछी जाए, रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क, ये हम बाकी कर चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में, ठीक है। तो एक न्यूटन, एक जूल जो होता है वो होता है 10⁷ अर्क के बराबर। कितने बराबर होता है, 10⁷ अर्क। कैसे, देखो हम पढ़ चुके हैं, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डायन के बराबर। आप रखो यहाँ पे वर्क की जगह 1 जूल, 10⁵ डायन। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 10⁷ डायन सेंटीमीटर। और डायन सेंटीमीटर यूनिट क्या होती है, अर्ग, तो 10⁷, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं करने की यहाँ पे, ठीक है। आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, लेकिन ये ओके। तो ये थी यूनिट ऑफ डायमेंशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अपनी 11th क्लास की तरफ, ठीक है। ये तो बेसिक सी बातें थी। अब हम करेंगे कंजर्वेटिव वर्क, ठीक है। दो तरह से वर्क को डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक तो होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो पहले हम कंजर्वेटिव पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिव होते क्या है। दीज आर द फोर्सेस, these are the forces whose work done depend upon initial and final position, ओके। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इसमें दिक्कत क्या होती है, काफी बार ना स्टूडेंट्स ये कर देते हैं, दीज आर द फोर्सेस विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये सीधे बोल देते हैं कंजर्वेटिव वर्क एक ऐसा वर्क है जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है भाई, जो वर्क डन के द्वारा जो फोर्स किया जा रहा है ना, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। ऐसा नहीं केवल फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है
डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, पाथ पे। ओके, समझ गए ये? ठीक है, तो दिस इज द कंजर्वेटिव वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये ए से है, आपको बी पे जाना है, यहां से आप जाइए, यहां से आप जाइए, ठीक है, किसी तरह भी आप जाइए, ठीक है, ऐसे आइए, ये कैसे भी आइए, ठीक है। तो ये जो वर्क है, ठीक है, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी और इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज डब्ल्यू ए, दिस इज डब्ल्यू बी एंड दिस इज डब्ल्यू सी। तीनों का वर्क हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और इस पे हमने फोर्स लगा रखा है एफ नॉट, कोई भी फोर्स, ठीक है। ठीक है, खाली वर्क से बात नहीं बनेगी, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, किससे बात बनेगी, फोर्स से भी। तो अगर इन तीनों में, मतलब हम यहां से भी जा रहे हैं, यहां से भी जा रहे हैं, यहां से भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों का वर्क हमारे पास अगर सेम आता है, सेम, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वर्क कैसा वर्क है, कंजर्वेटिव वर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेट, वेट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसको आप डेफिनेशन में कंजर्वेटिव वर्क ना लिखे ना, कंजर्वेटिव फोर्स लिख लें, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क ना लिख के, ठीक है। इससे आप अच्छे तरीके से होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि फोर्स का यूज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट, या वेट का दूसरा नाम होता है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। वेट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं हम कि क्यों होता है ये, वेट का प्रूफ देखते हैं हम। देखिए प्रूफ, मान लेते हैं ये में ब्लॉक है एम मास का, इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं अर्थ पे, ठीक है, इसकी हाइट है एच, ठीक है। एक केस हम ले रहे हैं, ये कोई ब्लॉक है, इस तरह टेढ़ा रख दिया और इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, इस ब्लॉक पे, ठीक है, इस तरह लेके आ रहे हैं, इस तरह, ठीक है। एक हमने का एग्जांपल ले लिया, इस तरह ले जा रहे हैं, इस तरह, इस तरह, ठीक है। मतलब इसकी जो टोटल हाइट है वो है एच, ठीक है, ये भी हाइट इसकी क्या है, एच। मतलब हम अर्थ पे लेकर, अर्थ से कोई बॉडी है एच हाइट ऊपर है, ठीक है, मतलब ये मान लेते ये कोई बॉडी है एम मास की, एच हाइट ऊपर है, ठीक है। अगर तीनों का वर्क डन हमारे पास सेम आ जाता है, तीनों का ही वर्क हमारे पास क्या जाता है, सेम आ जाता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि दिस फोर्स, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं। ओके, देखते हैं, देखो पहला केस में अगर मैं यहां से वर्क लिखूं, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एस कोस थीटा, होता है नहीं, बताओ मुझे, एफ एस कोस थीटा। अब देखिए एफ, इसको मान लो ए पार्ट, इसको मान लो बी पार्ट और इसको मान लो सी पार्ट, ठीक है। एफ एस कितना है, एच, और कोस थीटा देखो कितना है, बॉडी भी नीचे की तरफ लेके आ जा रही है, ठीक है, फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0, और कोस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एम ए, ए किस में चले जाएगा, ग्रेविटी में, तो डब्ल्यू ए क्या आ गया, एम जी, बताइए।
समझ में आया कि नहीं है? आ गया होगा, ठीक है। दूसरा काम देखिए अब इस पे ही मान लेते हैं आप किसी एंगल पे लेके आ रहे हैं थीटा, ठीक है, किसी एंगल पे आप लेके आ रहे हैं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है एस डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। बॉडी को आप इस तरह लेके आ रहे हैं, इस तरह लेके आ रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए वर्क लिखिए आप, एफ एस कोस थीटा, हो गया, ठीक है। अगर मैं एच की टर्म में लिखना चाहूं तो ये एंगल 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब बॉडी एच हाइट से नीचे आ रही है तो एंगल देखो क्या लिखा जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं एफ एस कोस 90 माइनस थीटा, किस एंगल से लेके रहे हैं हम 90 माइनस थीटा एंगल से लेके रहे हैं, ठीक है। तो एफ एस और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा यहां से निकाल लीजिए आप, एफ एस साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है एच और हाइपोटेन्यूज क्या है एस, एस से एस क्या हो जाएगा कैंसिल, बच क्या जाएगा एफ इंटू में एच, और एफ क्या है दोबारा एम जी एच, एंड दिस इज बी, क्लियर ये चीज, ठीक है। यहाँ पे आप आइए, मान लेते हैं ये H1 है, दिस इज H2, दिस इज H3, ठीक है, ओके। एक बार इस डायग्राम में आप देखिए, इसका मैं सीधा रिजल्ट आपको बताता हूँ, देखो जब ये इसके पैरेलल है, ठीक है, जब ये इसके पैरेलल है, ठीक है, मतलब इस तरह है, ठीक है, और इस तरह है, ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया 90, ये एंगल कितना डिग्री हो गया 90, ये एंगल कितना डिग्री हो गया 90, इन तीनों के ये एक स्टेयर्स, देखो ये एक स्टेयर्स है, स्टेप्स स्टेयर्स, ठीक है, ये एंगल कितना डिग्री हो गए 90, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल वर्क कितना रहेगा 0, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। लेकिन ये वाले वर्क पे इस वाले पे ठीक है कितना हो गया 0, बॉडी जब नीचे आएगी इस तरह नीचे आ रही है, ठीक है, इसके साथ साथ तो एंगल कितनी डिग्री है 0 डिग्री, देखो एक तो 90 हो गया, ठीक है, और एक कैसा हो गया इसके पैरेलल है तो 0 डिग्री, तो इसको मैं लिखता हूं डब्ल्यू सी इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, और कोस थीटा, ठीक है, तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू देखो एम जी ब्रैकेट में H1 प्लस में H2 प्लस में H3, ठीक है, और डब्ल्यू सी H1 प्लस H2 H3 कितना टोटल H, ठीक है, हो गया होगा ना, सीधा आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब क्या है एक बार ऐसे तो ये तो 90 हो गया, तो cos 90 पे कोई वर्क नहीं होता, ठीक है, लेकिन इस वाले में तो वर्क होगा इसके साथ, इस वाले में भी होगा, इस वाले में भी होगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो WA WB और WC तीनों ही क्या है इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या हो गया कि ये वर्क कैसा हो गया कंजर्वेटिव, तो वेट एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये सिंपल सी चीज थी वही, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इस दोनों के बारे में बस पढ़ रहे होंगे नॉर्मल सी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तक जो आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं ना, पोटेंशियल, आपने कभी पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना होगा, सुना है नहीं बताओ, सुना है ना, ठीक है। एक्चुअल में जो 9th में आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसी होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कोई भी कैंडिडेट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी बताएंगे आपको, आप पढ़ लेते हैं कि हाइट के कारण जो एनर्जी होती है ना वो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। भाई मान लेते हैं आप किसी हाइट पे जाके आपने स्पीड दे दी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी क्या, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई डिफाइंड लेवल नहीं है, कैसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कई लेक्चर पढ़ेंगे जब एनर्जी हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। पहला काम हम कर रहे हैं, अगला काम हम कर रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव वर्क, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे,
भाई एस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहा हूँ, वर्क दोबारा लिख दिया मैंने, ठीक है, वही चीज थी फोर्स। इसकी डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है, क्या? These are the forces whose work done is not depend upon initial and final position but depend upon path। कंजर्वेटिव फोर्सेस तो क्या थे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहे थे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगे? जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स पता चल गया भाई। कोई बॉडी सरफेस रफ है, कहीं स्पॉट है, ठीक है, स्मूथ है। इसका मतलब क्या है कि उस रफ सरफेस पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, स्मूथ सरफेस पे आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा। इनिशियल इस पोजीशन और उस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। समझ में आ गया हो ना? तो ये आप डेफिनेशन खुद लिखना कि ये डिपेंड करता है पाथ पे। इसका एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है चीजें यहां तक? ठीक है, ओके। तो कल इस कंजर्वेटिव वर्क के बारे में कुछ एक और एप्लीकेशन है वो बताएंगे। आज के लिए आप इतना ही काम करना, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड नाइट।